वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक डिमांड। डिमांड वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो भैया, सीधी सी बात है, डिमांड और प्राइस का हम यहाँ पे ना रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं? डिमांड और प्राइस का। सीधी सी बात है सर, अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड अगर बढ़ रही है, या फिर अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड का रिलेशन किसके साथ है सर? प्राइस के साथ है। अगर प्राइस अगर आपका कम हो जाएगा तो डिमांड आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंड प्राइस अगर आपका बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बेटा दिस इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। और बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर हम जब भी हम प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ बताते हैं? डिमांड के साथ, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। वर्ड कौन सा यूज करते हैं? क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी हम प्राइस एज अ फैक्टर की बात करते हैं, तो प्राइस एक फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो हम सिर्फ डिमांड नहीं बोलते प्राइस के साथ, हम प्राइस के साथ किसको कनेक्ट करते हैं सर? क्वांटिटी डिमांडेड। वर्ड सिर्फ डिमांड यूज नहीं करना, वर्ड कौन सा यूज करना है? क्वांटिटी डिमांडेड यूज करना है। तो व्हाट इज डिमांड? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। वो खरीदना चाहता है, इच्छा है उसके अंदर से खरीदने की, और वो खरीद भी सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कमोडिटी है 5 की, तो आपको वो खरीदनी, आप खरीद सकते हो। 5 रुपीज यू कैन पे, 10 रुपीज की आप उसको खरीद सकते हो, यू कैन पे 15 रुपीज की आप उसको खरीद सकते हो। लेकिन मान लो अगर मैंने कमोडिटी करी 20 करोड़ रुपीज, तो हो सकता है कोई उसको खरीद पाए, कोई उसको नहीं खरीद पाए। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई चीज विलिंग हो, खरीदना चाहते हो, तो वो आपकी रेंज में होगी जब भी तो आप खरीदना चाहते हो। अब बेटा जो डिमांड है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिस्से के अंदर। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, जब एक सिंगल पर्सन डिमांड करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और जब एक मार्केट है, मार्केट जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपके आसपास जो भी मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स है, खरीदने वाले हैं, वो जो भी डिमांड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी डाटा आ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आ कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर ऊपर कॉपी पेस्ट सेम, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। मार्केट डिमांड की भी सेम डेफिनेशन है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल, यहाँ पर आ नहीं आएगा, आ की जगह क्या आएगा? दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। बच्चों डिमांड की डेफिनेशन अलग होती है और लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन अलग होती है। डिमांड की डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये थी, ठीक है। आगे चल के हम लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात करेंगे। अब सर प्राइस तो एक फैक्टर होता है जो कि डिमांड को क्या करता है सर? चेंज करता है। लेकिन प्राइस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी डिमांड को दोस्तों क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उसमें से सबसे पहला तो है प्राइस। तो प्राइस तो आपने पढ़ा ही है, एक बार इसकी फटाफट से डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन 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 प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वर्ड आपको कौन सा यूज करना है हमेशा प्राइस के साथ? क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करना है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। Price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of the consumers। तो price increases, quantity demanded क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगा, क्योंकि अब कस्टमर जो है ना उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। वो बोल रहा जब ये सस्ता था ना तो मेरे को ज्यादा खुशी मिलती थी, अब ये महंगा हो गया तो अब मेरे को नहीं खरीदना इसको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी डिमांड को इंपैक्ट करता है, वो क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ध्यान से पढ़ लेना बिकॉज यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ सकता है। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं सर? रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज अ चेंज इन द डिमांड फॉर अदर गुड। तो अगर डेफिनेशन आएगी डिफाइंड रिलेटेड गुड्स, मतलब सर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन उसके वजह से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या पड़ रहा है सर? फर्क पड़ रहा है। तो एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे की डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, तो चेंज इन द डिमांड। बच्चों यहाँ पे वर्ड आप क्वांटिटी डिमांडेड यूज नहीं करोगे। क्वांटिटी डिमांडेड कब यूज कर सकते हैं? सिर्फ प्राइस के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड गुड्स में हम सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो सर दो प्रोडक्ट ऐसे है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉफी और टी की बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। सर जैसे मान लो इफ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड कॉफी इंक्रीजेस, जैसे मान लो एक कॉफी है, एक जगह पर कॉफी है सर, दूसरी जगह पे टी है। अब मान लो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों? कॉफी की डिमांड हो जाएगी आपकी कम। लेकिन उसके प्राइस की अगर हम बात करें कंपैरिजन में टी की, अब लोग बाग कॉफी कम पियेंगे तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी सर? टी की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग बाग अब कॉफी नहीं पियेंगे, लोग बाग क्या पियेंगे? टी बड़े पियेंगे। तो देखो कॉफी और टी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है भैया। कॉफी नहीं, चाय नहीं मिल रही तो कॉफी पी लेंगे। लेकिन अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड किसकी बढ़ जाती है सर? टी की डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सर अगर टी नहीं पिला रहे तो कॉफी पिला दो फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड कॉफी। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया उसके वजह से इंक्रीज इन द डिमांड क्या हो जाएगा? ऑफ अ गिवन कमोडिटी। मतलब डिमांड किसकी बढ़ जाएगी सर? टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज लोग बाग कॉफी पीना छोड़ देंगे। कॉफी का प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई? टी की डिमांड बढ़ गई, लोग क्योंकि लोगों ने कॉफी पीनी छोड़ दी। लोग बाग बोलते हैं चाहे हम कॉफी पिए चाहे टी पिए, सेटिस्फैक्शन तो क्या मिलती है? अपने को सेम मिलती है। तो क्यों ना चाय छोड़ के हम
तो टी छोड़ के, कॉफी छोड़ के हम क्यों ना चाय पी ले, क्योंकि कॉफी क्या हो चुकी है दोस्तों, एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो नीचे आपका क्या गिवन है, देखो एग्जांपल गिवन है, इफ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी से टी विल राइज, तो टी का प्राइस वो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, एज टी विल बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू कॉफी, क्योंकि चाय क्या पड़ रही है सर, सस्ती पड़ रही है, और कॉफी क्या हो चुकी, महंगी हो गई। तो ये क्या होता है सर, रिलेटेड गुड्स, और रिलेटेड गुड्स के अंदर एक तरीके के गुड्स जो कि क्या है आपके सब्स्टिट्यूट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट तरीके के गुड्स बच्चों, रिलेटेड गुड्स के अंदर दो गुड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है कोई ऐसा सामान जो एक दूसरे के बिना अधूरा है, जैसे मोमोज विदाउट मोमोज की चटनी के बिना क्या है, अधूरा है। भैया डोसा विदाउट सांबर क्या है, अधूरा है। अगर आप प्लेन डोसा खिला दोगे, सांबर नहीं मिलेगा, तो भैया ये क्या है भैया, अलग अलग सा लगेगा ना, कुछ ऐसा लगेगा, कुछ ना कुछ तो क्या है, कमी है। तो ये क्या, कौन से गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे चीनी के, चाय के अंदर चीनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर चाय में चीनी नहीं मिली, शुगर नहीं मिली, तो सर चाय पीने का मजा नहीं आता। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे डोसा और सांभर, इडली सांभर, राजमा चावल, ठीक है, ये सारे क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड शुगर। तो टी के अंदर हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, ताकि चाय पीने का मजा आए। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मान लो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, लीड्स टू द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल को देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुगर, तो जैसे मान लो दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक है बच्चों आपकी शुगर और एक है आपकी टी। लेट सपोज, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मान लो अगर शुगर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो भैया शुगर किसको बनाने में लगती है सर, टी बनाने में लगती है, तो टी बनानी भी क्या हो जाएगी सर, एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो जो चाय वाला भैया है वो टी का प्राइस भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वो बोलेगा भैया चीनी महंगी आ रही है, तो चाय भी तो क्या बनेगी, महंगी बनेगी। लेकिन चाय अगर महंगी हो गई, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या कर जाएगी बच्चों, फॉल कर जाएगी ना, फॉल कर जाएगी। तो अब देखो ध्यान से, ये रिलेशनशिप बन के आया, हमें एक प्रोडक्ट की प्राइस पकड़नी है और दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड पकड़ना है। तो हमने प्राइस किसका पकड़ा, शुगर का। हमने बोला अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो चाय की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कौन से गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, तो कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अभी हमने पढ़े थे सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें कैसा रिलेशनशिप था सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, एक का प्राइस बढ़ रहा था, दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस बढ़ रहा है, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जा रही है दोस्तों, कम हो जा रही है। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, शुगर का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी से टी विल फॉल, चाय अब महंगी हो गई बनानी, तो लोग, चाय महंगी हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज इट इज रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर। दोनों को साथ यूज करना अब क्या हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुका है। तो हमने दो फैक्टर्स डिस्कस करे डिमांड के, एक तो था प्राइस, जिसके वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता था, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता था। और एक हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने दो गुड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आ गए हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दोस्तों आप लोगों की इनकम से डिमांड पे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ये सर पड़ता है। किसी बंदे की इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, इनकम कम है तो डिमांड भी कम है। तो देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है आप लोगों की इनकम के साथ। बच्चों डिमांड में हम दो गुड्स पढ़ेंगे, जैसे रिलेटेड गुड्स में हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हम दो गुड्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स और एक कौन से गुड्स पढ़ेंगे, इंफीरियर गुड्स। बच्चों नॉर्मल गुड्स होते हैं अच्छे वाले गुड्स, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी गुड्स। कैसी क्वालिटी, नॉर्मल गुड्स बोले तो गुड क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब बैड क्वालिटी गुड्स, ठीक है, बैड क्वालिटी गुड्स। तो अब एक बात बताओ, एक बंदे की अगर इनकम बढ़ रही है, एक बंदे की अगर इनकम बढ़ रही है, तो वो गंदे वाले प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करेगा, चीप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करेगा, कि गुड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करेगा, सर गुड क्वालिटी वाले। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो सर नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भैया इनकम बढ़ी तो आप अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई क्योंकि ये महंगे वाले गुड्स है। इनकम आपकी बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। अब दूसरा रिलेशनशिप, एक बात बताओ, अगर एक बंदे की इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो जो नॉर्मल गुड्स है, अच्छी वाली क्वालिटी के जो गुड्स है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी। और जो इंफीरियर गुड्स है, जो अच्छे नहीं है ज्यादा गुड्स, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अच्छे गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इफ द गिवन कमोडिटी नॉर्मल गुड्स, देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन द डिमांड। तो नॉर्मल गुड्स अच्छी क्वालिटी के गुड्स है, इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या करेगी, बढ़ेगी। वाइल अ डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। बात करते हैं इसके अपोजिट में, इंफीरियर गुड्स। इट इज अ गिवन कमोडिटी इज इंफीरियर गुड, मान लो एक कमोडिटी है, कैसी है, इंफीरियर है। तो अगर इनकम कम हो जाएगी, देन एन इंक्रीज इन इनकम, सॉरी, इनकम अगर आपकी बढ़ गई, तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भैया आपकी इनकम बढ़ गई, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स इस्तेमाल करोगे, है ना, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो गई, डिक्रीज इन इनकम हो गई,
तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, एक बंदे की इनकम इंक्रीज हो गई, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर रिड्यूसेस कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क थोड़ा सा सस्ता आता है, तो वो टोन्ड मिल्क अब नहीं पिएगा, वो कौन सा मिल्क पिएगा दोस्तों, फुल क्रीम मिल्क पिएगा, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में। आगे बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट फैक्टर के साथ, जिसका नाम है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज आपको टेस्टी लगती है तो आप फिर उसका प्राइस नहीं देखते। जैसे मान लो अगर एक आपकी आइसक्रीम है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, मान लो वो पहले 20 की आती थी, लेकिन अब वो 25 की हो गई, लेकिन फिर भी आप कौन सी आइसक्रीम खाओगे, जिसके लिए आपका टेस्ट हो चुका है, जो हमें टेस्टी लगता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। जो चीज टेस्टी है उसकी डिमांड क्या है, ज्यादा, ज्यादा टेस्टी ज्यादा डिमांड। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, जैसे फैशन की बात करते हैं, आज फैशन के अंदर चेंज आ रहा है, तो लोग बाग ट्रेंड के हिसाब से अपनी क्लोथिंग करते हैं, कपड़े पर खरीदते हैं। कस्टम्स हैबिट्स में लोगों की जैसे जैसे हैबिट्स में चेंज आ रहा है, वो उस हिसाब से उस चीज की डिमांड कर रहे हैं। इफ अ कमोडिटीज इन फैशन, मान लो कोई एक ऐसी कमोडिटी है जो आज के फैशन में चल रही है और इज प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इंक्रीजेस। कोई चीज ज्यादा फैशनेबल है, डिमांड में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, उसकी डिमांड बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स इफ द कंज्यूमर हैज नो टेस्ट। मान लो कोई चीज है जो आपको टेस्टी नहीं लगती, तो उसकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर मान लो आज वो फैशन में नहीं है, तो आप क्यों ही खरीदोगे, उसकी डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल। बच्चों नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ द प्राइसेस इन फ्यूचर। अगर देखो मुझे पता चले मोदी जी का, मान लो अभी अभी न्यूज आई कि मित्रों रात को 12 बजे के बाद सारे पेट्रोल डबल प्राइसेस पे हो जाएगा। तो भैया 12 बजे के बाद अगर पेट्रोल डबल प्राइस पे हो जाएगा, तो लोग बाग क्या करेंगे, आज अपनी गाड़ी स्कूटी लेकर भागेंगे, बाइक ले लेकर भागेंगे, और पेट्रोल के टैंक क्या करवाएंगे, फुल करवाएंगे। तो जब आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आज उस कॉमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बाग बोलेंगे बाद में तो महंगा हो जाएगा, क्यों ना मैं आज ही खरीद लूं। तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो डिमांड आज की आज बढ़ जाएगी। लेकिन इसका अपोजिट है, मान लो अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो लोग बाग आज ज्यादा डिमांड करेंगे ही नहीं। तो जैसे मान लो अगर मेरे को पता चला कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइसेस 50% रह जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो आज अगर मेरे को अपनी कार में पेट्रोल भरवाने, तो मैं कम भरवाऊंगा, मैं बोलूंगा कल सारा फुल करवा लूंगा मैं टंकी को। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ द प्राइसेस इन फ्यूचर, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, अगर फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। तो आज लोग बाग उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे, जितना ज्यादा परचेज करेंगे, जितना वो पहले परचेज करते तो उससे ज्यादा परचेज कर लेंगे, बिकॉज वो आगे चल के क्या होने वाली है, महंगी होने वाली है। देयर एग्जिस्ट कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ द प्राइसेस इन फ्यूचर। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। प्राइस अगर बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आज उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने वाला है, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट डिमांड विल, उसकी आज डिमांड क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर में अगर पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो आज लोग बाग क्या करेंगे, अपनी टंकीज फुल करवा लेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब दो चीजें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। दो चीजें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। देखो मैंने आपको शुरू से ये चीज समझा रहा हूँ, वेन एवर डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंजेस, तो डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अपने खुद के प्राइसेस की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, तो देन सच डिमांड, चेंज इन डिमांड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड में चेंज आ रहा है एक कमोडिटी के उसके खुद के प्राइस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। whenever demand for a given commodity changes due to factors other than price, प्राइस के अलावा बाकी हमने फैक्टर्स पढ़े ना, रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस पढ़ा, बाकी ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन चारों फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। सिंपल सी बात थी ये तो। देखो डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है, तो डिमांड में अगर चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, और डिमांड में अगर चेंज आ रहा है आपकी इनकम की वजह से, आपके टेस्ट की वजह से चेंज आया, या फिर मान लो रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज आया, रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज आया, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर प्राइस की वजह से चेंज आया, तो वर्ड कौन सा यूज करोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इनकम की वजह से, टेस्ट की वजह से, रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, इनके वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, तो वर्ड सिर्फ क्या यूज करते हैं, चेंज इन डिमांड। बस हाँ इतनी सी जी। बात है। चलो आगे चलते हैं। आगे चले बच्चों, नया कॉन्सेप्ट आपका आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट डिमांड में चेंज आता है। अभी हम किसकी डिमांड की बात कर रहे थे, अभी हम सर इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे, अब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं कि सर पूरी जो मार्केट है उसके अंदर चेंज आएगा, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो भैया देखो ध्यान से देखो, मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो देखो मार्केट डिमांड के अंदर चेंज आता है, सारे फैक्टर्स अभी हमने जो ऊपर पढ़े इंडिविजुअल डिमांड के, वो सारे फैक्टर्स तो है ही है। कौन कौन से फैक्टर्स, अब प्राइस की वजह से, रिलेटेड गुड्स की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, इनकम की वजह से,
एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, ये सारे फैक्टर्स तो है ही है। इन फैक्टर्स की वजह से मार्केट डिमांड में चेंज तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा और भी फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स सर? सबसे पहले के पॉपुलेशन का कितना बड़ा साइज है। मान लो एक मार्केट है, उसमें भैया बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो डिमांड भी ज्यादा होगी। एक ऐसी मार्केट है, छोटी सी गली है, उसके अंदर तो कोई आएगा ही नहीं भैया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं कॉम्पोजिशन। आपको पॉपुलेशन में देखना पड़ेगा कि सर इस मार्केट में जो पॉपुलेशन घूम रही है कौन है सर? फीमेल ज्यादा घूम रही है, मेल से ज्यादा घूम रहे हैं, बच्चे ज्यादा घूम रहे हैं कि बुढ़े ज्यादा घूम रहे हैं? अगर बच्चे ज्यादा घूम रहे हैं तो भैया वो क्या मांगेंगे? फैंसी कपड़े मांगेंगे या टॉयज वगैरह मांगेंगे। बुढ़े ज्यादा घूम रहे हैं तो वो क्या डिमांड करेंगे सर? मेडिसिन की ज्यादा डिमांड करेंगे। फीमेल्स घूम रही है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेजेस द मार्केट डिमांड, वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूसेस द मार्केट डिमांड। पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ मेल्स फीमेल्स चिल्ड्रन, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं, ओल्ड पीपल कितने हैं, ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ अ मार्केट हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, मार्केट में अगर वुमेन ज्यादा घूम रही है, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आर्टिकल्स ऑफ देयर यूज, जैसे लिपस्टिक की डिमांड बढ़ जाएगी, सारी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सीजनल एंड वेदर, तो जैसे मान लो सीजन है, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के अंदर आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी। रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा होगी। विंटर सीजन है तो जैकेट्स की डिमांड ज्यादा होगी। कितनी सिंपल सी बात है। सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर woolen clothes and jacket increases, whereas market demand for raincoat and umbrellas increases during the rainy season. फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मान लो इंडिया के अंदर अगर सारे लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तो बहुत ही अमीर है और कोई बहुत ही गरीब है, मान लो सबके पास लगभग लगभग इक्वल इक्वल पैसे है, देन मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज, तो डिमांड क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोगों के हाथ में जो पैसे है वो कैसे? अनइवन, जैसे बहुत कम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन के पास बहुत कम पैसे हैं, तो देन द डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। तो डिमांड कैसे रहेगी? बहुत कम रहेगी भैया। रिच पीपल डिमांड करेंगे, पुअर पीपल ज्यादा डिमांड कर ही नहीं पाएंगे। पुअर पीपल ज्यादा डिमांड कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाती है सर? दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो एक हो गया अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। चलो जी बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डिमांड कर्व के साथ। सर कैसा होता है डिमांड कर्व? आप एक बार हमें बना के दिखा दो, तो मैं फटाफट से आपको एक डिमांड कर्व बना के दिखाता हूँ। बच्चों दो एक्सेस होते हैं आपका, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस। ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया आपका वाई एक्सेस। बच्चों वाई एक्सेस पे आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर प्राइस आ जाता है और यहाँ पर आ जाती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो डिमांड कर्व कैसे बनता है आपका? ऐसे ये बन गया डिमांड कर्व। सर इसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों बना? बच्चों देखो एक बात बताओ, मान लो अगर प्राइस 5 रुपए है, प्राइस कैसा है? 5 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई सर? इतनी हो गई। ओ क्यू की आपकी क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। अब मान लो अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया, 5 से कितना कर दिया? 10 कर दिया, तो अब आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? Q1। प्राइस क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई, 0 Q1 की क्वांटिटी हो गई। तो जब प्राइस आपका 5 था तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी? ओ क्यू की क्वांटिटी थी। जब आपका प्राइस 10 रुपीज हो गया, मतलब कि प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी सिर्फ कितने की रहेगी? क्वांटिटी डिमांडेड O Q1 की रहेगी। तो भैया ऐसी फिगर बनती है, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। इसको हम नाम दे देंगे DD, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है, इतनी बच्चों डेफिनेशन आएगी आपके एग्जाम में। डिफाइन डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? सर इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सर ग्राफ में दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं सर? डिमांड के शेड्यूल को। डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर? देखो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एक टेबल होती है। डिमांड शेड्यूल क्या होती है? टेबल होती है जिसके हम डिमांड को क्या करते हैं? मार्क करते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ डिमांड शेड्यूल का। मान लो यहाँ पे प्राइस गिवन है और यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 5 रुपए है, क्वांटिटी डिमांडेड हमने करी 10 यूनिट्स की। प्राइस क्या हो गया? 10 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई, हमने करी 7 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस आपका 15 रुपीज हो गया, हमने खरीदी 5 यूनिट्स। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं? अपना डिमांड शेड्यूल। जब मैं ग्राफ में मार्क कर देता हूँ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे, उसको क्या बोलता हूँ? डिमांड कर्व। उसको बोलता हूँ मैं डिमांड कर्व। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबल की फॉर्म में आपने बता दिया डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, और जब आपने ग्राफ में मार्क कर दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया? डिमांड कर्व। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। क्या दिखाता है डिमांड कर्व? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कितनी खरीदी जा रही है अलग अलग प्राइस लेवल के ऊपर। ये कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत आपको समझा दिया। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? जब सर वो एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बताए। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? जब वो मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में बता रहा है। बस इतनी सी बात। बच्चों एक कॉन्सेप्ट आया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो आप क्या बोलोगे? ये स्लोप कैसे करता है सर? डाउनवर्ड जाता है ना नीचे की तरफ जाता है सर? इसका रीजन क्या है सर? ये नीचे क्यों जा रहा है सर? इट इज नेगेटिव स्लोप क्यों है सर? बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, स्लोप इज नेगेटिव। तो डिमांड कर्व की स्लोप को क्या बोलते हैं? नेगेटिव, क्योंकि ये ऊपर से क्या जा रहा है दोस्तों? नीचे जा रहा है। और नीचे क्यों जा रहा है सर? बिकॉज सर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
ठीक है। आगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का वो क्या होता है, चेंज इन प्राइस, पहले क्या आएगा प्राइस, फिर क्या बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस ऊपर आता है, नीचे क्या यूज करते हो दोस्तों आप क्वांटिटी को यूज करते हो। फिर आगे आपका एक लॉ ऑफ डिमांड, अब इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। भैया और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फैक्टर था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक फैक्टर था, सर रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर था, सर सर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर वो एक फैक्टर था। इन सबको मुझे क्या रखना है कांस्टेंट, मतलब इन चारों फैक्टर्स के अंदर चेंज नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, और प्राइस की वजह से किसके अंदर चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ रहा है। तो जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप की बात करूंगा उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। बाकी सारे फैक्टर्स को मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। सर ये कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेट्रस पेरिबस, क्या बोल सकते हैं इसको, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस क्या है सर, बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइसेस इन फ्यूचर, सर फ्यूचर में कोई प्राइस में चेंज नहीं आएगा, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं वो कैसे रहेंगे दोस्तों, कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, चेंज सिर्फ प्राइस के अंदर आ रहा है, ये आपका क्या बोलना चाहता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो मतलब मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है प्राइस से, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रखेंगे, नो चेंज, नो चेंज, कांस्टेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस में नहीं चेंज आ रहा, रिमेन्स द सेम, तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं आपके कांस्टेंट। सर डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सर डिमांड शेड्यूल जब मैं डिमांड और प्राइस के डेटा को जब मैं एक टेबल में डाल देता हूं उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। अभी मैंने आपको बना के दिखाया तो डिमांड शेड्यूल क्या है, टैबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल बनी है। सर क्या दिखाती है टेबल, सर इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, एक क्वांटिटी की कमोडिटी बताती है कि कितनी डिमांड हो रही है, एक क्वांटिटी की कितनी कमोडिटी डिमांड हो रही है अलग अलग प्राइस के लेवल पर। मान लो 5 रुपए अगर उसका प्राइस था तो कितनी बिकी, 10 रुपए प्राइस था तो कितनी बिकी, 15 रुपए प्राइस था तो कितनी बिकी। जब इसको मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल कितने तरीके का हो सकता है सर, दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में मैं एक बंदे की बात करता हूँ, मार्केट में मैं सारे कंज्यूमर्स की बात करता हूँ। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy, a consumer एक कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है various level of price during a given period of time। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वही सेम डेफिनेशन हो गई, ऊपर भी लिखी हुई है तो ये वाली छोड़ दो। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक क्वांटिटी की कितनी कमोडिटीज बिक रही है, डेट ऑल द कंज्यूमर। भैया इंडिविजुअल में क्या लिखा हुआ था, आ कंज्यूमर, यहाँ पे क्या आ गया, जो सारे के सारे कंज्यूमर्स इच्छा रखते हैं खरीदने के लिए एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बेटा कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा था डिमांड का, डिमांड के अंदर हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट कल की क्लास की अगर मैं आपको चीज बताऊं तो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। बच्चों जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस के साथ हमेशा आप वर्ड यूज करोगे क्वांटिटी डिमांडेड, और जब भी आपका प्राइस डिक्रीज होता है, प्राइस आपका जो डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस के साथ हमेशा आप वर्ड यूज करते हो क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा प्राइस एक फैक्टर था जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता था, देयर वर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता था। तो अदर फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला फैक्टर तो आपका प्राइस ही था, ये तो आप लोग समझते हो। दूसरे की हम बात करते हैं तो कल हमने बात करी थी रिलेटेड गुड्स की, बात करी थी हमने रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स थे, एक तो था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था और बच्चों एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफी का, टी और कॉफी का हमने एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर मान लो जब आप कॉफी और टी जब पीते थे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले प्राइस कितना था, मैंने बोला P0, पहले कॉफी भी 10 रुपए की थी और चाय भी पहले मान लो कितने की थी, 10 रुपए की थी। तो आप कुछ भी पी लेते थे, चाय भी क्योंकि 10 रुपए की, टी भी 10 रुपीज की, कॉफी भी 10 रुपीज की है। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि जो कॉफी के जो प्राइसेस है ना, कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए, 12 रुपीज के हो गए। अब कॉफी क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई टी से। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हम टी पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं, बिकॉज वो चीज सिर्फ गर्म होनी चाहिए सर्दी में, ठीक है, चाहे चाय है या कॉफी है फर्क नहीं पड़ता। अब भैया कॉफी के अगर प्राइस बढ़ गया, कॉफी का अगर प्राइस बढ़ गया तो टी की जो टी की जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी,
जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉफी का प्राइस बढ़ा है और टी की डिमांड बढ़ी है, कॉफी का प्राइस बढ़ा है, टी की डिमांड बढ़ी है, तो बेटा एक कैसा रिलेशनशिप हो गया सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने बात करी थी सर, हमने बात करी थी शुगर की बात करी थी, और हमने सर बात करी थी टी की। ठीक है, शुगर किसके अंदर डलती है, टी के अंदर डलती है, मतलब शुगर के बिना टी हमारी क्या है, अधूरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जिसके बिना एक चीज क्या है, अधूरी है। अब जैसे मान लो शुगर के अगर प्राइसेस बढ़ गए, शुगर के प्राइसेस बढ़ गए, अब चाय में क्या डलती है, शुगर डलती है, तो चाय बनाना भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो चाय वाले भैया है वो चाय का भी प्राइस, टी का भी प्राइस क्या कर देंगे सर, इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही वो टी का प्राइस इंक्रीज करेंगे तो टी की जो डिमांड है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप बना कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की जो डिमांड है वो कम हो जा रही है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया सर, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप। कल मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सर जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से बनता है सर, यहाँ पर आपका आ जाता है प्राइस और यहाँ पर आती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो, पहले प्राइस 5 रुपीज था, फिर प्राइस क्या हो गया हमारा 10 रुपीज हो गया। जब हमारा 5 रुपीज प्राइसेस था तो हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन प्राइस अब 10 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। तो अब हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं सर, सिर्फ अब इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस आपका बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो जाती है। तो हमने एक फैक्टर पढ़ा प्राइस, दूसरा फैक्टर पढ़ा हमने रिलेटेड गुड्स बच्चों, फिर तीसरा फैक्टर हमने, थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था कि सर जो डिमांड है ना उसके अंदर चेंज आता है ड्यू टू इनकम ऑल्सो। इनकम के अंदर हमने दो गुड्स की बात करी थी सर, एक गुड था हमारा इंफीरियर गुड्स, एक था हमारा इंफीरियर गुड्स, और बच्चों दूसरे होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप इनको बोल सकते हो। और इंफीरियर गुड्स होता है कि सर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है, बैड क्वालिटी भी नहीं बोल सकते, मतलब इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गुड्स, इनकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। अब बच्चों सीधी सी बात है, नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स है, एनजी बोले तो नॉर्मल गुड्स, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है। इनकम अगर कम हो जाएगी भैया, अगर आप कम पैसे कमाओगे तो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थोड़ी ना यूज कर पाओगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग बाग अब इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है बच्चों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, आप ये वाले थोड़ी ना गुड्स इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिनकी इनकम कम होती है वो कौन से गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स यूज कर रहे हैं। तो सर पहला फैक्टर हो गया प्राइस, फिर हो गया रिलेटेड गुड्स, फिर हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर सर हमने फोर्थ फैक्टर पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट की बात करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट आपको टेस्टी लगता है, अगर एक प्रोडक्ट आपको क्या लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आप उसकी डिमांड क्या करते हो सर, इंक्रीज करते हो। ठीक है, प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो सर इसके अंदर आ जाता है आपका जो फैशन चल रहा है, आपका जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती रहती है सर, इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। फिर फिफ्थ हमने फैक्टर जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सर फ्यूचर के अंदर अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला है, अगर कोई हमें बोलता है कि भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस आज शाम के बाद बढ़ने वाला है, तो सर उस प्रोडक्ट की डिमांड अभी की अभी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाला है सर, कम होने वाला है, तो आज उसकी डिमांड बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसा रिलेशनशिप हो गया सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे। अब उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड हम वर्ड किसके साथ यूज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हम वर्ड यूज करते हैं जब डिमांड में चेंज आता है, किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, बाकी किसी फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा, चेंज जो आ रहा है बच्चों सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, प्राइस में आ रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दिस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब सर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या है, देखो भैया ध्यान से, अगर ये आपका डिमांड कर्व है तो आप डिमांड कर्व के साथ साथ या तो ऊपर जा रहे हो, अगर आपकी डिमांड कम होगी तो आपका डिमांड कर्व कहां पर जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप डिमांड कर्व के साथ साथ कहां जाओगे सर, नीचे जाओगे। सर कैसे, सर ये चीज बताओ भैया। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो आपका एक पॉइंट, मैं ये बताऊं कि आपका एक पॉइंट डिमांड कर्व के ऊपर है, मतलब ऊपर की साइड है, तो वहां पर अगर आप नीचे अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। लेकिन अगर मान लो एक पॉइंट डिमांड कर्व पे एकदम नीचे है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी कितनी सारी मिल रही है ना। तो अगर जब भी आपकी डिमांड कम होगी तो आप डिमांड कर्व के साथ साथ ऊपर जाओगे, लेकिन अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आप
डिमांड कर्व के साथ साथ नीचे आते हो। कहाँ आते हो दोस्तों? नीचे आते हो। तो देखो ध्यान से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके वजह से चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर? सर प्राइस के वजह से चेंज आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा सर? डिमांड कर्व के साथ साथ या तो हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर हमारी अपवर्ड मूवमेंट होगी। सर डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड एक्सपैंड हो रही है। और सर अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड कम हो रही है। तो ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो डिमांड कर्व में तो आपकी डिमांड कम हो रही है, नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड, अपवर्ड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप क्या लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड में? आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस। प्राइस की चेंज के वजह से हमारे डिमांड कर्व या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बच्चों ये चीज आप क्या करने वाले हो? लिख के आने वाले हो। दिस इज व्हाट? दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो जी आगे चल रहे हैं। अब बच्चों बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड, बात कर रहे हैं किसकी? चेंज इन डिमांड। अब भैया सीधी सी बात है, 4 बार मैं चीजें रिपीट कर चुका हूं। अब यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे अब प्राइस में चेंज नहीं आएगा। प्राइस में जब चेंज आता है हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे प्राइस के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स थे ना सर, फैक्टर्स के नाम बताओ। रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। अब ये 4 फैक्टर्स बचे ना, इन 4 फैक्टर्स में जब चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। तो देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, किसके वजह से होती है? चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है उनके अंदर अगर चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है सर। सर अब यहाँ पे डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसी होगी? तो सर डिमांड कर्व के अंदर यहाँ पे या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। कैसे मूवमेंट होगी सर? या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये डिमांड कर्व राइटवर्ड कैसे शिफ्ट होता है? देखो जी, ये मान लो आपका डिमांड कर्व है, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका शिफ्ट होगा डिमांड कर्व का। ठीक है, मान लो ये आपका पुराना डिमांड कर्व था जिसको मैंने नाम दे दिया डीडी। अब आपका नया डिमांड कर्व बनेगा तो ये आपका बन गया राइटवर्ड शिफ्ट होकर एक नया डिमांड कर्व जिसको मैंने नाम दे दिया डी1 डी1। तो जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और जब भी आपकी डिमांड क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, तो आपका डिमांड कैसे शिफ्ट हो जाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसको हमने नाम दे दिया डी2 डी2। तो भाई देखो ध्यान से देखो, चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो चेंज इन डिमांड के अंदर डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट आता है। डिमांड कर्व पूरा का पूरा क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये आपका पुराना डिमांड कर्व था, दिस वाज योर ओल्ड डिमांड कर्व। अब सर डिमांड अगर आपकी बढ़ गई तो ये वाला डिमांड कर्व बन गया राइटवर्ड वाला, डॉटेड लाइन से आपने दिखाया। लेकिन अगर डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो डिमांड कर्व कहाँ चला गया बच्चों? लेफ्टवर्ड चला गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है सर? डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जा रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड राइटवर्ड जा रहा है। ये सिनेरियो किसके अंदर है बच्चों? चेंज इन डिमांड के अंदर। तो देखो फटाफट से अगर मैं इसको समअप करूं, जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने 2 चीजें समझाई। एक समझाया मैंने आपको, जल्दी से देखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देख लो ध्यान से, एक और बार रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है ये। और एक आता है आपका चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब चेंज किसके अंदर आ रहा है सर? चेंज आ रहा है सिर्फ प्राइस के अंदर। बाकी अदर फैक्टर्स क्या है दोस्तों? अदर फैक्टर्स, बाकी जितने फैक्टर्स है वो क्या है? कांस्टेंट। और चेंज इन डिमांड के अंदर सर प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अदर फैक्टर्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा दोस्तों? चेंज आएगा। दो डिफरेंस तो ये हो गए। सर यहाँ पे क्या होएगा सर? यहाँ पे शिफ्ट अलोंग, यहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व के साथ साथ या तो हम ऊपर जाते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या तो नीचे आते हैं। तो जैसे मान लो आपका ये डिमांड कर्व है, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो नीचे की तरफ आने को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। आपकी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसको बोलते हैं डिमांड कम हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है चेंज इन डिमांड के अंदर? सर चेंज इन डिमांड में होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या होता है दोस्तों? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व सर नया डिमांड कर्व बनता है। मान लो ये आपका पुराना डिमांड कर्व था, अब आपकी डिमांड बढ़ गई तो सर डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सर? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिमांड कम हो जाती तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाता सर? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। बस इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो ये आपका एक छोटा सा क्या हो गया सर? डिफरेंस हो गया, जो मैंने आपको अभी समझाया। शिफ्ट इन ये वाला डिफरेंस पढ़ के अगर आप देखोगे तो फटाफट से देखो, अभी जो समझाया है वही लिखा हुआ है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आपको समझाना है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या हो गया सर? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड।
और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट किसमें होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अभी जो मैंने आपको जो डिफरेंस जो लिख के जो दिखाया वही वाला डिफरेंस आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में लिखोगे। फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन देखोगे, उसमें क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, ये तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। फिर क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड बताओ, इंक्रीज इन डिमांड बताओ। बच्चों एक्सपेंशन इन डिमांड किसमें होता है, सर एक्सपेंशन इन डिमांड होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इंक्रीज इन डिमांड किसके अंदर होता है, सर इंक्रीज इन डिमांड होता है चेंज इन डिमांड के अंदर। तो फिर दोबारा से वही जो मैंने जो समझाया है वो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सपेंशन, जब भी आपकी डिमांड जब एक्सपैंड हो रही है तो डिमांड कर्व के साथ साथ आपका कैसी मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। और जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होती है, सर ये प्राइस की वजह से होती है। और इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होती है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। तो ये सारा डिफरेंस है, इसमें से कोई सा भी डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर 3 से 4 मार्क्स का।